नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बीमाएँ पहला बिंदु, दूसरा है शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियम या वेग स्थिरांक की व्युत्पत्ति करने के बारे में सीखेंगे तथा तीसरा है शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु की व्युत्पत्ति करना सीखेंगे। तो तीन बिंदु हम यहाँ पर सीखेंगे। पहला बिंदु क्या है, बीमाएँ यानी इकाइयाँ क्या होती है शून्य कोटि और प्रथम कोटि की यूनिट। दूसरा है कि वेग नियम की व्युत्पत्ति कैसे कैसे की जाती है। तो यहाँ पर हम जैसे समझाएंगे, बहुत इजी ट्रिक है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है। और तीसरा बिंदु है अर्धायु की गणना करने के बारे में सीखेंगे। तो पहला बिंदु है यहाँ पर अभिक्रिया के वेग की बीमाएँ, कौन सी, शून्य कोटि। तो जब कोई अभिकारक ए और बी आपस में अभिक्रिया करता है तो उत्पाद सी और डी का निर्माण करता है। सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन अब आप कहेंगे कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है। तो स्मॉल ए, बी एंड सी एंड डी जो है वो आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है कि जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है तो उनमें अणुओं की संख्या कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, एक अभिक्रिया N2 वो किसके साथ, 3H2 के साथ जब अभिक्रिया करती है हैबर विधि वाली, तो किसका निर्माण करता है, 2NH3 का निर्माण करता है। तो जो हमारा N2 है वो कितना, 1 है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना, 1 है। H2 कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो 3 क्या है इसका, H2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। और NH3 का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो कितना, 2 है। तो जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है या डी की हम बात करेंगे तो क्या कहलाता है हमारे पास, जो अभिकारक या उत्पाद का निर्माण हुआ है उनमें अणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिकारक किसमें चेंज होता है, उत्पाद में चेंज होता है, यानी रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम बीमाओं को समझेंगे। तो बीमा कैसे कैसे होती है हमारे पास। इससे पहले हम एक बिंदु और बात करेंगे यहाँ पर कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पे H2 कितने, 3 है और N2 कितना, 1 है, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 4 हो गई। लेकिन आणविकता 3 से ऊपर संभव नहीं होती। अगर आणविकता 3 या 3 से अधिक है तो ये हमारी जटिल अभिक्रियाएं होती है। यानी इसका अर्थ है कि ये जो अभिक्रिया है ये एक पद में नहीं हो रही होगी, ये 2 या 2 से अधिक पदों में होती है। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बीमाएं। तो बीमा कैसे कैसे देखेंगे हम यहाँ पर। पहले आप सबसे पहले देखेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग होता है यानी R होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके अनुसार है, वेग नियम के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, R अगर समानुपाती हटाएंगे तो इक्वल टू KR हो जाएगा। ठीक है। यानी किसी अभिक्रिया का वेग R अभिकारक की सांद्रता कैपिटल R तथा वेग स्थिरांक K के गुणनफल के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता तथा वेग स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार हम दूसरा वेग पढ़ते हैं, तात्कालिक वेग। तो तात्कालिक वेग क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू माइनस dr डिवाइड बाई dt। ये होता है हमारे पास तात्कालिक वेग, इंस्टैन्टेनियस रेट। ठीक है, ये कौन सा होता है, इंस्टैन्टेनियस रेट होता है, यानी r इक्वल टू माइनस dr डिवाइड बाई dt। अब यहाँ पर भी r है, इस बिंदु में भी आपको दिख रहा होगा r है और यहाँ पर भी r है। यदि हम एक के r में दूसरे के मान रख देते हैं, यानी अगर हम इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, इसको क्या कहेंगे, समीकरण 2 कहेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे हम इसके वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो r था उसकी जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे माइनस dr अपॉन dt इक्वल टू KR। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो क्या होती है, मोलरता के, जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसमें हम डेफिनेशन लिखते हैं मोलरता की, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे मोलरता को, तो मोलरता इक्वल टू क्या होता है, मोलरता यानी M इक्वल टू NA विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई V इन लीटर। क्या होता है, V इन लीटर। तो अगर मैं इसको ओपन करके इसमें देखूंगा कि इसकी जो इकाई है वो क्या है, मोल है, तो मैं लिखूंगा R की जगह मोल। V इन लीटर है तो लीटर यहाँ से ऊपर जाए तो क्या होगा, लीटर इनवर्स,
यानी हमने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे हमने इसको अपोजिट कर दिया, इसको ला दिया इस पक्ष में और इसको ला दिया राइट पक्ष में, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो आपने देखा के आर इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्या कहा था, जो आर है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर की जगह मोल यानी एन डिवाइड बाई लीटर था, तो लीटर ऊपर जाएगा लीटर इनवर्स। यहाँ पे हो गया आर की जगह लिख दिया मैंने मोल लीटर इनवर्स, और डिवाइड बाई डी टी है। तो टाइम की यूनिट क्या होती है, डी तो हमारा क्या डिफरेंशिएट है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, और सेकेंड ऊपर जाएगा नॉमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा हुआ है कि आपके पास जो अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि के है। अगर शून्य कोटि के है तो इस पक्ष में आप क्या लिखेंगे, पावर शून्य लिख देंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर है यानी प्रथम कोटि के है तो इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर 1। द्वितीय कोटि है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। तृतीय कोटि है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अगर यहाँ पर शून्य कोटि है तो इसकी पावर मैंने लिख दिया शून्य। किसी की पावर शून्य का मान होता है उसका मान 1 है। ठीक है, तो k इंटू 1 यानी k इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, यानी शून्य कोटि की अगर आपके पास बीमाएँ पूछी जाएगी तो शून्य कोटि की बीमाएँ क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है। अगला बिंदु है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि समाकलित वेग समीकरण यानी समाकलित वेग समीकरण किसके लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए। तो समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, या वेग स्थिरांक की व्युत्पत्ति कीजिए दूसरा बिंदु, या वेग नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो तीन आपके पास यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपने यही यहाँ पर लिखना है। यानी जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिकारक किस में चेंज होता है, उत्पाद में चेंज होता है। तो आर गिव्स पी, तात्कालिक वेग अनुसार वेग यानी आर क्या पढ़ा था हमने, माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी। और जो हमने रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखा था यहाँ पर, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखा था यहाँ पे, जो हमारा आर होता है वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, स्मॉल आर क्या है हमारा अभिक्रिया का वेग, और कैपिटल आर क्या अभिकारक की सांद्रता। ठीक है ना, तो किसी भी अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो अभिकारक के वेग के समानुपाती होता है, या किसी अभिक्रिया का जो स्पीड होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, और सांद्रता को अगर हम कम करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है यहाँ पर कम होता है। तो हमने इसको देखा, अगर समानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, के आ जाएगा, यानी आर इक्वल्स टू के कैपिटल आर की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि के, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी पावर शून्य हो जाएगी। अगर हमने इसकी पावर शून्य रख दिया तो आर का मान क्या हो जाए 1 हो जाएगा, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाए के इंटू 1 यानी के हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 होगी ये वाली और समीकरण 2 होगी ये वाली। तो यदि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर या समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर आप किसी का मान भी किस में पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, आर की जगह आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, या तो आर की जगह इसको लिखो या आर की जगह इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से आर का मान रखने पर, यानी समीकरण जो 2 है उसमें किसका मान रखने पर, समीकरण 1 से आर का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के हो जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि एक पक्ष में हम क्या करते हैं, अभिकारक की सांद्रता को रखते हैं और एक पक्ष में टाइम को रख देते हैं। टाइम यहाँ से कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी। ठीक है, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, तो अगर मैं इस पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस के डी टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि के डी टी हमारे पास पहले प्लस का था, अगर माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, यानी दोनों पक्षों में या दोनों ओर समाकलन करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं तो इधर भी समाकलन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में समाकलन हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा माइनस डी आर इक्वल टू, देखो कांस्टेंट का तो कभी समाकलन होता नहीं है, तो हमने किसका समाकलन कर दिया, टाइम का समाकलन कर दिया, तो समाकलन डी टी हो गया, माइनस के समाकलन डी टी। तो के का समाकलन नहीं होता, स्थिरांक का कभी भी समाकलन नहीं होता है। अब देखो समाकलन क्यों किया था हमने, इस डी को हटाने के लिए यहाँ पे समाकलन किया जाता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से समाकलन से डी हट गया,
इधर भी समाकलन से डी हट गया, तो आपके पास बच गया यहाँ पे आर इक्वल टू माइनस के। और जब हमारे पास स्थिरांक के सापेक्ष में समाकलन किया जाता है तो एक अन्य स्थिरांक यहाँ पर पुट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक अन्य स्थिरांक आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आई क्या हमारे पास इंटीग्रेटेड कांस्टेंट यानी समाकलन स्थिरांक। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पर कैपिटल आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई कहाँ से है, जब हमने यहाँ पे कांस्टेंट के सापेक्ष में क्या किया, समाकलन किया टाइम का, तो यहाँ पर एक अन्य समाकलन स्थिरांक आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक या इंटीग्रेटेड कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि यदि t बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, इस t की जगह मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 0 रख दूँ, तो k इंटू टी 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो i बराबर क्या बचेगा हमारे पास, r। लेकिन r कौन सा बचेगा भाई, अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास 1 kg आटा है, मैं क्या कहूँगा आपके पास, यदि आपके पास 1 kg आटा है और 1 kg आटे से आपने क्या बनानी, रोटी बनानी है, ठीक है। कितनी बनानी, रोटी बनानी, आपने क्या बनानी, यहाँ पे रोटी बनानी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके पास समय शुरू होगा, यानी जब आपके पास समय स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब आपने रोटी बनाना शुरू कर दिया होगा। अगर 5 मिनट पूरे हो गए तो 5 मिनट में आप 1 रोटी बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 5 बना सकते हो। तो यहाँ से धीरे धीरे इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और यहाँ पे रोटी की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि जब आपके पास 1 किलो पूरा आटा था तो उस टाइम रोटी कितनी थी, 0। आपने रोटी बनानी शुरू करी, टाइम स्टार्ट कर दिया, तो आटे की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी और रोटी की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। पहले 1 रोटी बनेगी, फिर 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, ऐसे करके समय बीतता जाएगा, आपकी रोटी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि अगर मैंने टाइम को 0 मान लिया कि अभी टाइम शुरू हुआ ही नहीं, तो रोटी कितनी बनी भाई आपकी, ये तो बनी 0। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी, तो जितना आपने पहले अभिकारक लिया होगा उसकी सांद्रता उतनी ही होगी। यानी अगर हमने यहाँ पर टाइम का मान 0 रख दिया, टाइम का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी, जिसे हम आर नॉट से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो आई का मान, ये जो आई है, आई का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये जो आई का मान है, ये वाला आई है, इसका मान हमने किस में रखना है, इस वाली समीकरण में रखना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस के टी प्लस आर नॉट, मैंने इसको क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ला दिया और आर को कहाँ लेके गया, राइट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस के टी प्लस आर नॉट बराबर कैपिटल आर। माइनस के टी बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट, यहाँ से इधर चला जाएगा क्योंकि प्लस वाला है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर के टी को मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, इसको क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, के टी को क्या लिख दिया यहाँ पर, प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो हमारा माइनस का हो जाएगा, ये वाला आर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला आर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आर नॉट माइनस आर हो जाएगा। तो अगर हम शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात करेंगे या समाकलित वेग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा हमारे पास आर नॉट यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस आर यानी अभिकारक की अंतिम सांद्रता डिवाइड बाई के। तो आपके पास आएगा के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी, जो है आपके पास शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग समीकरण की व्युत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये बिंदु समझ में आ गया होगा। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे प्रकार से इसको अपने पेपर में लिख सकते हैं और 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास हाफ लाइफ है किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे अर्धायु काल यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए या व्युत्पत्ति कीजिए। तो जो हमारे पास वेग स्थिरांक था शून्य कोटि का वो क्या आया था, k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी, जहाँ पर आर नॉट जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो आर है वो क्या हमारे पास अभिकारक की अंतिम सांद्रता यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे टी लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और आर को हम कहाँ लेके आएंगे, के को कहाँ लेके आएंगे, राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई के। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपके पास पूछा जाए टी हाफ तो आपने क्या करना है, टी बराबर क्या रख देना है, यहाँ पर टी हाफ पुट कर देना है।
और आर बराबर आर नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। यानी टी बराबर अगर आप टी हाफ रखते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्यों होता है यहाँ पर, अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके पास माना 1 kg आटा है, इसको पूरा बनाने में, रोटी बनाने में आपको 10 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 10 मिनट यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि 5 मिनट में कितनी रोटी बनी होगी, तो आप क्या कहेंगे, आधा kg रोटी बन गई होगी। कितनी kg रोटी बन गई होगी, आधा kg रोटी बन गई होगी। यानी अगर आपने टी का हाफ कर दिया, टाइम जितना टोटल टाइम था उसका आधा कर दिया, तो जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 थी, तो उसका क्या हो जाएगा, जो सांद्रता होगी अंतिम सांद्रता वो कितनी बच जाएगी, 1/2, यानी आधा बच जाएगी। माना 2 किलो आटा था, उसको पूरा बनाने में आपको 10 मिनट लगते हैं। अगर टाइम मैंने कितना कर दिया, 5 मिनट कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास जो अंतिम सांद्रता होगी वो कितना किलो होगी, 1 किलो होगी। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास 4 किलो आटा था, आपको उसको पूरा बनाने में 20 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 20 मिनट। मैं टाइम कितना रख दूँ, 10 मिनट कर दूँ, तो कितना बचा होगा आपके पास, अब 2 किलो बचा होगा, और 2 किलो क्या हो गया, बन गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यदि मैं टी का आधा कर देता हूँ, टी को क्या कर लेता हूँ, टी हाफ लिख देता हूँ, टी बराबर टी हाफ, तो जो हमारा आर है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, आर नॉट डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी आर नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि टी बराबर हमने टी हाफ रख दिया, ठीक है, टी बराबर क्या हो गया, टी हाफ, तो आर नॉट ये वाला माइनस आर नॉट डिवाइड बाई 2, क्योंकि आर की जगह हमने क्या लिख दिया, आर नॉट डिवाइड बाई 2, और उसका सबका डिवाइड बाई किए हो गया। इनमें देखेंगे हम कि इसका एलसीएम लेने पर, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि इसका डिवाइड में क्या है, 1 है, और इसके डिवाइड में क्या है, 2 है। तो दोनों का एलसीएम लेने पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 ले लिया। अब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करूँगा कि यहाँ पर 2 हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाए, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, क्योंकि इसका ऊपर तो एक ही का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जो 2 कर दो, या 2 हो गया, और सबका डिवाइड बाई के। अब देखो के का डिवाइड बाई अगर हम 1 करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, और के कहाँ आएगा, 2 के साथ आ जाएगा। तो 2 आर नॉट में से 1 आर नॉट कम हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 आर नॉट डिवाइड बाई 2 के, यानी जो आपके पास टी हाफ है शून्य कोटि का, वो क्या है, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट डिवाइड बाई 2 के। यहाँ पर आपके पास पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि के अर्धायु का, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अर्धायु का अभिकारक की सांद्रता पर प्रभाव पड़ता है या नहीं, यानी सिद्ध कीजिए कि अभिकारक की सांद्रता आर नॉट का, यहाँ पर आपके पास प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अर्धायु पर अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो आपने क्या लिखना है कि शून्य कोटि के अर्धायु पर अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। देखो यहाँ पर जो आर नॉट का मान है, अगर मैं इसके मान में वृद्धि करता हूँ तो टी हाफ भी बढ़ेगा, और इसके मान में मैं यदि कमी करता हूँ तो टी हाफ का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाता है। कैसे कैसे देखेंगे यहाँ पर, माना अगर मैं टी हाफ की बात करता हूँ इक्वल टू आर नॉट का मान अभी माना 2 है, और यहाँ पर नीचे क्या है, 2 है, और कांस्टेंट का मान 1 है, तो कितना आएगी इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 1 जा 2, 1 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको 2 की जगह क्या करते हैं, इसकी सांद्रता बढ़ाता हूँ, कितने लिख देता हूँ, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। तो क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मान तो फिक्स रहेगा, 1 ही रहेगा, और 2 है उसका मान भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अब जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वैल्यू वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो पहले कितना मान था, यहाँ पर 1 था, जब इसका मान 2 था तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 1, मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई, यहाँ पे 4 कर दी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। इसी प्रकार मैं यहाँ पर यदि क्या लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 6 कर देता हूँ, इसको 4 की जगह क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, सांद्रता और बढ़ा दी, तो अब कितना आ जाएगी वैल्यू, जो आपके पास टी हाफ का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया।
तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर भी टी हाफ का मान में वृद्धि होती है। कौन से की? शून्य कोटि के अभिक्रिया के टी हाफ के मान में भी वृद्धि होती है। और अगर हम अभिक्रिया की सांद्रता कम करते हैं तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के टी हाफ के मान में भी कमी आती है। तो मुझे आशा है कि आपने इन सभी प्रश्नों को समझ लिया होगा। इसी प्रकार हम आगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पढ़ते हैं। जैसे आपको यहाँ पर आपके पास है प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग की बीमा, यानी जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर होगा उसकी जो बीमा होगी यानी इकाई होगी वो आप कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे पास के आर होता है यानी अभिकारक की जो सांद्रता होती है, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी, डी आर डिवाइड बाई डी टी होता है। तो डी आर डिवाइड बाई डी टी की अगर हम इकाई की बात करेंगे तो आर की क्या होती है मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो हमने आर जो अभिकारक की सांद्रता है उसको क्या लिख दिया मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स, और जो टाइम है वो हमारे नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास ये के ये लिखा है के आर की पावर 1 इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये कौन सी हमारे पास माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी की इकाई। ठीक है, अब जो आर है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखेंगे यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाई मोल लीटर इनवर्स, तो मोल से मोल कट गया लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट गया, तो आपके पास जो इकाई आएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो क्या होगा के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बीमा लिखिए तो आप क्या लिखेंगे के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स होता है। आपके पास कई बार क्वेश्चन आएगा कि के इक्वल टू 0.52 सेकेंड इनवर्स है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो आपने इस इकाई के आधार पर देखना है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया होती है, यानी बीमा के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि के इक्वल टू ये है तो इसकी कोटि कौन सी होगी, तो आप क्या लिखेंगे ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर समाकलित वेग समीकरण, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। जैसे कि आपने देखा था, जैसे हमने शून्य कोटि में पढ़ा था कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिकारक किस में चेंज होता है उत्पाद में चेंज होता है। तो तात्कालिक वेग अनुसार जो हमारे पास तात्कालिक वेग अनुसार होता है क्या होता है डी आर इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी, और जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ तो क्या होता है किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है यानी स्मॉल आर होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर हम समानुपाती यहाँ पे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा के आर की पावर 1 क्यों लिखा क्योंकि हमारे पास कौन सी ऑर्डर अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे हमने शून्य कोटि में किया था सेम यहाँ पर भी ऐसे करना है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल आर था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के आर। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे मैंने क्या कहा था आपसे कि आप एक पक्ष में क्या रखेंगे अभिकारक की सांद्रता और एक पक्ष में क्या रखेंगे टाइम को रखेंगे, तो आर क्या आ जाएगा यहाँ से इधर की ओर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और टाइम यहाँ से कहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा डी माइनस डी आर, देखो यहाँ पर माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के आर था। अब यहाँ पर ध्यान रखना दोनों पक्षों में पहले माइनस का गुणा करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना था ये हमारे पास माइनस का मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है डी आर डिवाइड बाई डी टी, क्योंकि ये प्लस का हो जाता है इक्वल टू माइनस के आर हो जाता। अब देखो आर को मैं यहाँ से क्या लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा और डी टी को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास डी आर डिवाइड बाई आर, डी आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू के डी टी माइनस के डी टी, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर इधर भी पक्ष में समाकलन कर दिया और यहाँ पर भी समाकलन कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो अगर हमारे पास ऊपर भी समाकलन है और नीचे भी समाकलन है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हमारे पास क्या है समाकलन है, तो उसके लिए एक टर्म्स आता है जिसे हम क्या कहते हैं एल एन कहते हैं। एल एन क्या होता है हमारे पास नेचुरल लॉग यानी प्राकृतिक लॉग। तो एल एन
इन दोनों में से एक आर को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। आई क्यों आया था कि मैंने कहा था शून्य कोटि में जब क्या होता है स्थिरांक के साथ हम समाकलन करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं, यानी प्लस आई या समाकलन स्थिरांक कहते हैं। तो आई इक्वल टू क्या है, समाकलन स्थिरांक बोलो आप या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था शून्य कोटि में कि यदि टाइम बराबर हम जीरो रखते हैं, टी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, टी इक्वल टू जीरो, तो माइनस के इंटू जीरो क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू जीरो क्या हो जाएगा, इन दोनों वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, आई इक्वल टू एल एन आर। लेकिन अगर टाइम जीरो है तो सांद्रता कौन सी होगी, प्रारंभिक होगी। जैसे आपको कहा था मैंने कि 1 किलो आटा है, आपको रोटी बनानी है, तो जब समय शुरू होगा तो आपकी रोटी बनना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा समय अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, तो कितनी रोटी बनी होगी, तो आपकी रोटी बनी नहीं। इसका मतलब जितना आपने पहले अभिकारक लिया था उसकी सांद्रता उतनी ही रही होगी। तो ये जो सांद्रता होगी हमारे पास यहाँ पर, वो कौन सी होगी, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, आई का मान, ये जो आई है, आई का मान समीकरण 4 में रखने पर, इस वाले समीकरण में आई का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखेंगे आप, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारे पास एल एन आर नॉट है, एल एन आर नॉट है, इसको अगर मैं इस पक्ष में ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस के टी इक्वल टू एल एन आर, और ये प्लस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिख रहा होगा आपको माइनस एल एन आर नॉट। ठीक है, अगर मैं के टी को क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कभी आपके पास होता है log x माइनस वाई, क्या होता है आपके पास, log x माइनस वाई होता है, log y, log x माइनस log y है माना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log x डिवाइड बाई y लिख सकते हैं। यानी आपके पास कभी log x माइनस log y हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, उसको x डिवाइड बाई y लिख सकते हैं। यानी दोनों में log को हमने कॉमन ले लिया तो log लिख दिया, x डिवाइड बाई y। यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, तो इन दोनों एल एन में से एक एल एन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, आर नॉट डिवाइड बाई आर, तो आर नॉट डिवाइड बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि के टी इक्वल टू एल एन, ये वाला और ये वाला इसको मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, आर नॉट डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम कभी एल एन को लॉग में चेंज करते हैं, किसको, ln को लॉग में चेंज करते हैं, तो ध्यान रखना कि यदि हम ln को कभी लॉग में चेंज करते हैं तो ln इक्वल टू होता है log 2.303। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप कि जो हमारे पास k है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर k, ये जो k है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t, यानी 1/t, तो t यहाँ से कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया 1/t। तो ये लॉग नहीं है, ये क्या है यहाँ पे, एल एन है, एल एन आर नॉट डिवाइड बाई आर हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना मैंने क्या कहा था आपसे कि जब लॉग एल एन को आप किस में चेंज करते हो, लॉग में चेंज करते हो, तो लॉग 2.303 हो जाता है। तो 2.303 हमने यहाँ पे लिख दिया, और एल एन को किस में चेंज करें, लॉग में चेंज करें, तो आर नॉट डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर जो आपके पास समीकरण आएगी वो आएगी के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइड बाई आर। ठीक है, आर नॉट क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, आर क्या है, अभिकारक की अंतिम सांद्रता, टी क्या है, टाइम, और के क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो जो आपके पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी उसकी जो हमारे पास वेग नियम की व्युत्पत्ति होगी क्या होगी, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइड बाई आर। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अगला बिंदु है हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। अब है आपके पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, यानी टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप टी हाफ की गणना करेंगे या व्युत्पत्ति करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे हम इसको व्युत्पत्ति करते हैं।
यहाँ पर देखा आपने, जो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका जो के का मान होता है क्या होता है, के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइड बाई आर। यहाँ पर मैंने कहा था कि जब आपसे टी हाफ पूछा जाएगा तो इसका अर्थ है कि टी इक्वल्स टू, यदि आप टी हाफ रखते हैं यानी टाइम क्या करते हैं आप 10 मिनट से क्या करते हो 5 मिनट कर देते हो, तो जो अभिकारक की सांद्रता है आर है आपके पास, वो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, यानी आर नॉट डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, यदि टी इक्वल्स टू टी हाफ तथा आर इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइड बाई 2 है तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 2.303 डिवाइड बाई के लॉग आर नॉट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303। अब यहाँ पर देखेंगे आर नॉट से क्या हो जाएगा, आर नॉट कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 2 जो यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा log 2, और log 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू क्या होती है 3010। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.693 डिवाइड बाई के, यानी 0.693 डिवाइड बाई के। तो जो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु होती है वो होती है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अर्धायु की व्युत्पत्ति कीजिए। तो अगर व्युत्पत्ति पूछी जाएगी तो आपने इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति करनी है जैसे हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, या आपके पास पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आपने लिखना है कि प्रथम कोटि की अर्धायु पर अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आर या आर नॉट कहीं भी गिवन नहीं है। यहाँ पर क्या है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो मुझे आशा है कि आपने जो टॉपिक हमने आज पढ़े हैं वो अच्छी प्रकार से समझ लिए होंगे। अगर आपको ये समझ में ना आए हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न पत्रों के साथ।